हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप लोग का आपके अपने झारखंड स्पेशल क्लासेस में, जिसमें आप लोग को झारखंड से रिलेटेड जीके बताया जाता है फॉर जेपीएससी एग्जाम, जेएसएससी, जेएसएससी सीजीएल एंड झारखंड पुलिस। मैं सिलेबस वाइज सारे टॉपिक करवाने वाली थी, जैसे कि मैंने पहले भी दामोदर वैली कॉरपोरेशन और एक और वीडियो है फॉरेस्ट पे। तो मैं सीरीज वाइज वीडियो बनाने वाली थी, बट बहुत सारे लोगों का ईमेल और फेसबुक पे कमेंट आया कि सीएनटी एक्ट को पढ़ाया जाए, इसलिए मैंने सीएनटी एक्ट को स्टार्ट कर दिया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये एक ये जो है, ये झारखंड में एक अधिनियम आया जिसको कि ये लैंड से रिलेटेड है। तो उस टाइप का अधिनियम क्यों आया, इसके पीछे का क्या रीजन था, सबसे पहले हम लोग उसको समझते हैं। तो झारखंड मीन्स हम लोग झारखंड का मतलब ही समझते हैं कि जो झारखंड है हमारा, वो छोटा नागपुर और संथाल परगना का जो क्षेत्र है उनसे मिलकर बना है। छोटा नागपुर और संथाल परगना का क्षेत्र। ठीक है, झारखंड को वैसे भी जनजाति जो है उसकी मातृभूमि का ये स्थल है, क्योंकि इसके बसने और आबाद करने में जनजातियों की बहुत ही बड़ी भूमिका है। ओके, बट यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो यहाँ की जनजाति नहीं है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, गैर जनजाति है, जिसमें कि नागवंशी, सिंह, रक्सेल, चेरो, हिंदू, बौद्ध, जैन, मुसलमान, यूरोपीय, ईसाई, मिशनरी आते हैं, और इन लोगों को सदान कहते हैं। और सदान जो होते हैं ना, वो झारखंड के मूल निवासी हैं। ठीक है, मूल निवासी हैं। तो इनके आने से यहाँ पर जो आदिवासी थे, उनके जीवन पे, उनके संस्कृति पे बहुत ही प्रभाव पड़ा। तो सबसे बड़ा प्रभाव ये था कि पहले यहाँ पर झूम खेती होता था, बट इनके आ जाने से स्थायी कृषि जो है ना, उसमें तेजी से बढ़ावा, मतलब तेजी से वो चीज इंक्रीमेंट होने लगा। क्या, स्थायी कृषि। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ पर लोग आए, तो यहाँ तो पूरा जंगल था, जंगल एरिया था। तो यहाँ पर खेती करने के लिए लोगों ने क्या किया, एक फैमिली थी, फैमिली को खूड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, फैमिली को खूड बोलते हैं। और वो जो फैमिली, वो जो खेत को कृषि योग्य बनाती थी, तो उस खेत को हम लोग खुदकटी खेत बोलते थे। और जो लोग ऐसा काम करते थे उसको खुदकटीदार बोलते थे। और वो पूरे के पूरे गांव को खुदकटीदार गांव बोलते थे। ठीक है, फिर एक और जनजाति है वहां पर, उरांव जनजाति, उनके द्वारा जो भूमि को कृषि योग्य बनाया गया, उस भूमि को भूंइयार कहा जाता है। फिर धीरे धीरे वहां पर राजवंश लोग भी आके रहने लगे। तो राजवंशों के द्वारा, मतलब राजाओं के द्वारा उपयोग के लिए जिस भूमि का विकास करवाया गया, उस भूमि को राजहंस भूमि बोला जाता है। और अन्य सदान जो लोग थे ना, वो लोग भी वहां पर जो परती भूमि और भी जो बंजर भूमि वगैरह थी, वो लोग को कोड़कर रहने योग्य, कृषि योग्य बनाने लगे, तो उस भूमि को कोड़कर भूमि बोलते हैं। और जो भूमि जमींदारों के द्वारा यूज में लिया गया, उसको बोला गया मंजियस भूमि। ठीक है, उसको क्या बोला गया, मंजियस भूमि। अभी यहाँ तक तो सब सही चल रहा था। मतलब वहां पर जो लैंड था ना, वहाँ उस टाइम का जो जमीन था, उस पे मतलब किसी का ये नहीं रहता था, मतलब ओनरशिप नहीं रहता था, किसी का भी ओनरशिप नहीं रहता था, जैसे ये जमीन मेरे नाम पे, उस टाइप का नहीं था वो। सबका मतलब सबका प्रॉपर्टी था, सबकी जमीन पे। मतलब जैसे हो गया, अभी क्या है, रजिस्ट्री होता है जमीन, एक पर्टिकुलर जमीन पर्टिकुलर इंसान के नाम पे होता है, तो उस टाइम ऐसा नहीं था। जमीन निजी नाम का कोई चीज ही नहीं था। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है कब हुआ, जब सबसे पहली बार मुगलों का हस्तक्षेप हुआ। ठीक है, यहाँ पर नागवंशी राजा थे, उस टाइम पे नागवंशी राजाओं का राज चलता था। तो मुगलों ने क्या बोला कि आप हमको टैक्स देंगे। मुगलों ने नागवंशी राजाओं से टैक्स मांगा, उसको मालगुजारी और नजराना बोला गया। ठीक है, तो अब टैक्स तो यहाँ पर कभी लिया नहीं गया था इस एरिया में, और यहाँ पर टैक्स वसूलना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि लोग देते नहीं थे। बट जो मुगल थे वो तो नागवंशी राजा से टैक्स लेंगे। उन्होंने ऐसा बोला था कि, मतलब वो बोले कि हमको बस टैक्स लेना है, कर वसूली करना है। तो आप अब यहाँ पर जो रैयत है उनसे आप भी क्या कीजिए, कर वसूलिए। ठीक है, ये हो गया मुगलों का हस्तक्षेप। उसके बाद 12 अगस्त 1765 को, 12 अगस्त 1765 को, पता ही है कि 1764 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था ना, बक्सर का युद्ध। तो बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी राइट मिल गई थी ना।
तो इसलिए ये सब जो एरिया था वो वहाँ पर क्या होगा, झारखंड का एरिया जो हो गया बंगाल, क्योंकि जो हमारा झारखंड है वो बिहार में आता था, ठीक है, उस टाइम पे। तो उसके बाद ये जो तीनों बंगाल बिहार उड़ीसा वाला जो एरिया है वहां पर क्या होगा, एंट्री होगा अंग्रेजों का, क्योंकि ये सब एरिया तो वो जीत लिए थे। तो झारखंड भी उसी का एक पार्ट था। तो 1767 से 1767 से 1837 जो है, इनके बीच में ही एंट्री होती है ब्रिटिशर्स की झारखंड में। तो जो पहले तो बेसिकली एक कंपनी है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक कंपनी है। तो वो कंपनी का ज्यादातर ध्यान कहाँ रहता था, नियमित रूप से कर वसूली पे, ठीक है। लेकिन झारखंड में कर वसूलना इतना इजी नहीं था। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि यहाँ पर कर को वसूला जाए, बट यहाँ पर कर वसूलना उनके लिए बाकी राज्यों के मुकाबले बहुत ही डिफिकल्ट रहा है, ठीक है। छोटा नागपुर क्षेत्र का शासन पहले कंपनी ने पटना काउंसिल के अधीन मिलिट्री कलेक्टर जेकब कैमक के अधीन कर दिया। जैसे कि छोटा नागपुर क्षेत्र में कंपनी अच्छे रूप से जो टैक्स होता था उसको कलेक्ट करने के लिए इसको क्या कर दिया कि मिलिट्री मिलिट्री के कलेक्टर जो थे ना जेकब कैमक, उसके अधीन कर दिया गया। फिर भी यहाँ पर टैक्स जो है वो अच्छे से कलेक्ट नहीं हो पाया था, लोग देना ही नहीं चाहते थे टैक्स। तो फिर क्या हुआ ना, 1773 में इसे बंगाल प्रेसिडेंसी एक विशेष भूखंड बना दिया गया कि यहाँ पर अच्छे से टैक्स को कलेक्ट किया जाए, मतलब इस एरिया को अच्छे से देखा जाए। तो फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, जो टैक्स का प्रॉब्लम था वो सॉल्व नहीं हुआ। फिर क्या किया गया, 1775 में एसजी हिटली जो थे ना, उनको पलामू, रामगढ़ और छोटा नागपुर खास के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट आते थे, रांची, गुमला, लोहरदगा में पहला सिविल कलेक्टर बनाया गया। किसको, एस जी हिटली को। बट ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, नॉट सक्सेसफुल हुआ, ठीक है, ये भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो फिर उसके बाद क्या किया गया, 1780 में रामगढ़ रामगढ़ में ये आते थे, रामगढ़ के अंतर्गत पलानू, छोटा नागपुर खास और हजारीबाग आते थे, के लिए एक विशेष व्यवस्था लागू किया गया, विशेष व्यवस्था। अब ये विशेष व्यवस्था क्या था, इस विशेष व्यवस्था के अंदर इस क्षेत्र ये जो क्षेत्र था उसका कमान ऐसे अधिकारी को दिया गया जो कलेक्टर भी था, मजिस्ट्रेट भी था और जज भी था, तीनों के अधिकार उसमें थे, ठीक है। तो फिर भी लेकिन ये जो टैक्स वाला था वो सॉल्व नहीं हो पाया। फिर क्या हुआ, 1787 में नीलामी प्रथा आया। नीलामी प्रथा में क्या किया गया ना, जो ठेकेदार साहूकार जो दलाल लोग थे ना, उनका आगमन हुआ, उनको विशेषाधिकार दे दिए गए कुछ, ठीक है। तो मतलब ये क्या करते थे, ये अब ठेकेदार साहूकार ये लोग अब जो लैंड होता था पहले तो लोन देंगे और वो लोन नहीं पूरा करने पे उस लैंड को नीलाम करते थे, और नीलाम करके फिर उसको अपने नाम पे मतलब वहां से जो वहां का जो था रैयत, तो उसको हटा देते थे और वो बोलते थे ये जमीन अब हमारा हो गया। नीलामी प्रथा का मतलब आविष्कार हुआ वहां पर। फिर क्या हुआ, 1793 में हम लोग को पता है कि परमानेंट सेटलमेंट, अस्थायी बंदोबस्त आया था कर्नवालिस का, ठीक है। ये एक लैंडमार्क था क्योंकि इसी के टाइम जो है ना, डीहू राजाओं और जो बिचौलिए जो आ गए थे उनके खिलाफ भारी मात्रा में विद्रोह हुआ, ठीक है। उसके बाद 1799 में क्या हुआ, विनियमन जमींदारों को गिरफ्तारी करने और नीलामी के अधिकार दे दिए गए। जो जमींदार थे ना वो गिरफ्तारी भी कर सकते थे, अब रैयतों को वो गिरफ्तार भी कर सकते थे, और नीलामी का भी उनके पास अधिकार आ गया। तो अब इतना ज्यादा जो जुल्म हो रहा था उसके खिलाफ विद्रोह तो होगा ना। 1831 से 32 में कोल रिवोल्ट हुआ, ठीक है, और 1832 से 33 में भूमिज रिवोल्ट हुआ, ठीक है, भूमिज विद्रोह हुआ। तो अब सरकार ने एक दमन चक्र चलाया इन विद्रोहों को समाप्त करने के लिए, ठीक है। गांव गांव में घुसकर गिरफ्तारी की, मारपीट की, यहाँ तक कि गांवों को जला दिया, ठीक है। इससे बहुत सारे जो जनजाति थे ना वो डर के मारे ना गांव छोड़ के ही चले गए, ठीक है। इसके अलावा कंपनी ने कुछ प्रशासनिक बदलाव भी किए, जैसे जो रामगढ़ जिला था ना उसको भंग करके 1833 में इसका जो रेगुलेशन 13 था उसके अंतर्गत इसको NWFA 1834 में बना दिया गया। मतलब इसको रामगढ़ जिला को भंग करके
इसको साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी 1834 में इसको बना दिया गया, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर था किशनपुर, जो कि वर्तमान में रांची में है, ठीक है। टी विल्किंस जो थे ना, वो गवर्नर जनरल का पॉलिटिकल एजेंट था, टी विल्किंसन। तो इसीलिए टी विल्किंसन जो थे ना, उसको एनडब्ल्यूएफए में जो डिवीजन था, 3 डिवीजन जो थे, मतलब 3 डिवीजन था, और जिले थे लोहरदगा, मानभूम, हजारीबाग। तो उसका हेड बना दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, प्रमुख बन गया, और 1837 में चौथा डिवीजन सिंहभूम को जोड़ा गया, ठीक है। चौथा डिवीजन सिंहभूम को जोड़ा गया, और उसके बाद डलहौजी के द्वारा जबरदस्ती 1848 से 1856 में संबलपुर को 5th डिवीजन के रूप में जोड़ा गया, ठीक है। बट इससे भी कोई वहाँ का जो टैक्स का प्रॉब्लम था वो सॉल्व नहीं हुआ, अच्छी मात्रा में वहाँ से टैक्स नहीं आती थी, लोग नहीं देते थे टैक्स। तो फिर क्या किया गया ना कि 1854 में एनडब्ल्यूएफए को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं था उससे उतना ब्रिटिश को, इसीलिए। अब इसके जिलों को नॉन रेगुलेशन डिवीजन या क्षेत्र घोषित, मतलब नॉन रेगुलेशन क्षेत्र घोषित कर दिया गया, ठीक है। इन्हें एक कमिश्नर के अधीन कर दिया गया, तथा इसको एक, पता है क्या बोलते थे, कलेक्टरी प्रथा बोलते थे। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर मान लीजिए कोई भी रूल और रेगुलेशन आता है पूरे इंडिया के लिए, तो वो पूरे इंडिया पे लागू होगा। बट एक झारखंड में नॉन रेगुलेशन डिवीजन है, तो वहां पर वो चीज, वो पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर चीज नहीं हो पाएगा, मतलब कोई भी जो पूरे देश में है लागू कोई भी रूल रेगुलेशन, बट यहाँ पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन रेगुलेशन डिवीजन है। इसका नॉन रेगुलेशन डिवीजन का मतलब यही होता है। तो फिर उसी बीच क्या हुआ, 1857 में रिवॉल्ट हुआ था ना, 1857 का रिवोल्ट बहुत इम्पोर्टेंट है वो तो अब ये रिवॉल्ट हो रहा था, तो ये रिवॉल्ट तो एंटायर कंट्री में हुआ था, पूरे के पूरे इंडिया में हुआ था। तो जो कोल विद्रोह में सताए गए यहाँ के जो आदिवासी थे, जो छोड़ के गए थे अपने घरों घरों को, दूसरे स्टेट में दूसरे जगहों पे चले गए थे, क्योंकि यहाँ पर उनका बहुत ही ज्यादा शोषण किया जा रहा था। तो वो जब बाहर गए तो वो देख रहे हैं बाहर का भी तो वही हाल है, सब जगह तो वही है, सब जगह अंग्रेज सेम चीज कर रहे थे, जैसा वहां पर था वैसा यहाँ पर भी था। तो वो सोचे कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम अपने घर ही लौट जाते हैं। तो वो अपने घर ही लौट गए। पर जब वो अपने घर लौटे तो उनका जो जमीन था, उस जमीन पर बिचौलियों ने कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो अब वो अपनी जमीन को वापस करवाने के लिए सरदारी आंदोलन शुरू किए। सरदारी आंदोलन जो है ना, वो बेसिकली हुआ था, जो कोल विद्रोह में सताए गए आदिवासी जो थे, उन जिनकी जमीन को बिचौलियों ने हड़प लिया था, वो अपनी जमीन को वापस लेने के लिए सरदारी आंदोलन शुरू किए, ठीक है। सरदारी विद्रोह जो है वो 1858 से 1895 तक चला था, ठीक है। इसके रिप्लाई में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि लोकनाथ शाही द्वारा सर्वे कराया जाएगा, ठीक है। ये जो लोकनाथ शाही जो थे ना, उनका मौत हो गया 1862 में, ठीक है। जिसे थाक सर्वेक्षण, ये जो सर्वेक्षण था उसको थाक सर्वेक्षण बोला गया, ठीक है। ये जो सर्वेक्षण सर्वे जो हुआ था, इस सर्वे में सच पाया गया कि हाँ, जो ये लोग बोल रहे हैं कि इनकी जमीनों को बिचौलियों द्वारा हड़प लिया गया है, वो बात सही है, ठीक। तो फिर क्या हुआ, 1869 में उनकी तो डेथ हो गई ना 1862 में। तो 1869 में बाबू रखाल दास हल्तर ने इस सर्वेक्षण जो था, सर्वे जो था, उसको आगे बढ़ाएं, और बंदोबस्त का जो काम था उसको आगे बढ़ाएं, ठीक है। इसे रखाल सर्वे, क्यों? क्योंकि रखाल दास किए थे, तो रखाल सर्वे। और ये भुइंयरी सर्वे, क्योंकि ये किस जमीन पे हुआ था, उरांव की जमीन पे हुआ था, तो इसीलिए इसको भुइंयरी सर्वे भी कहा गया। सरकार ने लोकनाथ सर्वे के आधार पर भुइंयरी जमीन जो थी, उरांव जनजाति की जो जमीन थी, उसको वापस करने का फैसला लिया। तो उसी के बिहाफ पे 1869 में छोटा नागपुर भूदृत अधिनियम ओनली भुइंयरी जमीन के लिए पास किया गया था, ठीक है। लेकिन सरदार इससे संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनको अपने पूर्वजों की सभी जमीन वापस चाहिए थी, जैसे राजहंस हो गया, खुदकट्टी हो गया, कोनकर हो गया, ये तो सब भुइंयारी के लिए आया था, वो लोग को सब चाहिए था। तो 1879 में छोटा नागपुर जमींदार एवं काश्तकार प्रक्रिया अधिनियम पास किया गया। फिर एक पास किया गया 1879 में छोटा नागपुर जमींदारी
एवं काश्तकार प्रक्रिया को क्या किया गया, पास किया गया। 1879 में छोटा नागपुर जमींदार एवं काश्तकार प्रक्रिया अधिनियम पास किया गया, जिसमें पट्टेदारों की पर्याप्त सुरक्षा, पट्टेदार जो थे उनको पर्याप्त सुरक्षा मिली, जमींदारों को पर्याप्त सुविधाएं मिली, लेकिन फिर भी जो लोग थे ना वो इससे खुश नहीं थे। फिर भी जो सरदारी आंदोलन में जो लोग थे वो इससे खुश नहीं थे। क्यों क्यों नहीं खुश थे? क्योंकि उनको सारा जो जमीन था ना वो, उनको सुविधा नहीं चाहिए, पर्याप्त सुरक्षा मतलब ये तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी उनको क्या चाहिए था कि उनका जो ज़मीन है वो उनको रिटर्न मिल जाए। ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो इसीलिए जो सरदार थे ना, सरदार द्वारा अपनी ज़मीन दोबारा हासिल नहीं, मतलब वो जो सरदार थे वो अपनी ज़मीन जो है वो दोबारा तो हासिल नहीं कर पा रहे। उन्होंने अर्जी दी, ईसाई मशीनरियों द्वारा उनकी मदद करने के लिए बोला गया था, बट वो लोग मदद उनकी किए नहीं। वो उन लोगों का धर्म परिवर्तन करवा लिए, बट हेल्प नहीं किए। 1890 में क्या हुआ ना कि सरदार जो थे वो पुलिस अधिकारियों और न्यायालय की मदद के बारे में सोच रहे थे, बट उन सबों की मदद भी इन लोगों को नहीं मिली। अब सरदार जो थे ना वो सभी यूरोपियों मिशनरियों अफसरों के खिलाफ उग्र हो गए, मतलब उनके खिलाफ उनके मन में बहुत गुस्सा आया। तो फिर 1895 में उनको एक लीडर चाहिए था, तो उसी समय हमारे जो बिरसा मुंडा है वो उभर के आए। वो अपने आप को सिंह बोगा घोषित किए। सिंह बोगा का मतलब ही होता है भगवान, ठीक है, सिंह बोगा घोषित किए। 1897 में बंगाल में टेनेंसी एक्ट पारित किया गया, ठीक है। 1897 में बंगाल में टेनेंसी एक्ट पारित किया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1899 से 1899 में विद्रोह हुआ, मुंडा विद्रोह, ठीक है। मुंडाओं का विद्रोह हुआ, जिसका जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, बिरसा मुंडा। सरकार ने दमन चक्र चलाया और फिर से इस विद्रोह को भी समाप्त किया। लेकिन इस विद्रोह को समाप्त करवाने के बाद वो इस मुद्दे की जड़ तक जाना चाहते थे कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो सरकार ने सर्वे करवाया 1902 से 1903 में। ये जो सर्वे था वो पूरा हुआ। इस सर्वे के आधार पर, मतलब पाया गया, इस सर्वे के आधार पर ही सोच समझ के ये जो एक्ट है 19 नवंबर 11 नवंबर 1908 को, जो हमारा CNT एक्ट है उसको पास किया गया। उस समय के तत्कालीन जो वायसराय थे वो लॉर्ड मिंटो टू थे, ठीक है। सरकार ने सर्वे कराया और इस सर्वे के आधार पर जो हमारे उस टाइम के तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड मिंटो दोतिया ने 11 नवंबर 1908 को CMT एक्ट पारित किया। क्लियर है ये चीज? और इसे बंगाल रेगुलेशन सिक्स एक्ट 1908 में है ये। और जैसे भी जितने भी मतलब जो ब्रिटिश होते थे, जो भी उस टाइम एक्ट वगैरह पास करते थे, वो एक इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा पास किया जाता था। तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के सेशन 5 के अधीन पास किया गया। और ये जो था ना एक्ट, जो CNT एक्ट है, उसको ड्राफ्ट कौन किया? उसको ड्राफ्ट किए थे जॉन बफिस्ट हॉफमैन, जॉन बफिस्ट हॉफमैन। और इनका हेल्प किए थे इस काम को करने में मिस्टर लिस्टर और मेजर हस्ट। इस एक्ट को आदिवासियों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस एक्ट को आदिवासियों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा मैग्ना कार्टा फंडामेंटल राइट को बोला जाता है ना, मैग्ना कार्टा। यह एक्ट सरायकेला और खरसवा को छोड़कर पूरे छोटा नागपुर में लागू हुआ था। जब ये लागू हुआ 1908 में 1908 में, तो ये सरायकेला खरसवा को छोड़कर पूरे छोटा नागपुर में लागू हुआ। सरायकेला और खरसवा में ये 1951 में लागू हुआ, ठीक है। 1951 में लागू हुआ ये सरायकेला खरसवा में, ठीक है। और अगर अगर क्वेश्चन ये आता है कि झारखंड में CNT एक्ट कब लागू हुआ, तो हम तो वही बोलेंगे 15 नवंबर 2000, कि झारखंड बना ही उसी टाइम, इसलिए। उसके पहले ये था, बट ये पार्ट बिहार का था ना, झारखंड था एक स्टेट, वो सब डिस्ट्रिक्ट भी था, बट वो पार्ट तो बिहार का था।
अलग तो हुआ है 15 नवंबर को, तो झारखंड में पूछा जाए तो 15 नवंबर 2000 को ये लागू हुआ। और 66वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 ने इसे संवैधानिक अधिकार दे दिया। मतलब पहले ये जो एक्ट है उसको संवैधानिक अधिकार नहीं प्राप्त था, 66वें संविधान संशोधन में इसे संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ और इसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। और 2 बार इसमें ठोस संशोधन करके इस जो एक्ट है इसको कमजोर करने का प्रयास किया गया 1920 और 2016 में, बट ऐसा हुआ नहीं। अब हम लोग इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट अभी जो हम लोग हिस्ट्री, वो तो कहानी था सिर्फ, वो कहानी के रूप में हम लोग पढ़ लिए, ओवरव्यू देख लिए, बट ये जो पॉइंट्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो जो हम लोग अभी पढ़े वो स्टोरी में से ही ये 5 पॉइंट निकाले गए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। 1765 ईस्वी में छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आया था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि कब अंतर्गत आया था। ये जो छोटा नागपुर का जो एरिया है वो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत में कब आया था, तो 1765 में। 1765 ईस्वी में झारखंड क्षेत्र में सबसे पहले मालगुजारी व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, मालगुजारी व्यवस्था सबसे पहले झारखंड में 1765 ईस्वी में लागू की गई थी। और 1793 में तो पता ही है, रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया। और 1834 ईस्वी में क्या हुआ, क्षेत्र में विल्किंसन कानून लागू किया गया। मुंडारी खुद कटीदार प्रथा को 1903 ईस्वी में मान्यता प्रदान की गई। ये जो 4-5 पॉइंट है, 4-5 पॉइंट जो था बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कितने अभी ये जो एक्ट है उसमें अगर मान लीजिए कोई संशोधन करना है तो कौन कर सकता है संशोधन। इस अधिनियम में संशोधन का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। दैट मीन्स भारत के राष्ट्रपति इसमें संशोधन कर सकते हैं, बट उसका एक प्रोसेस होता है, जैसे ये लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, फुल प्रोसेस है इसका। सीएनटी एक्ट 1908 जो है वो 11 नवंबर 1908 को पास हुआ था। उसमें टोटल 19 चैप्टर थे, सेशन 271 थे, शेड्यूल 2 था, डिस्ट्रिक्ट 18। जैसे कि संथाल परगना जो है उसके 6 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के जितने भी बचे हुए डिस्ट्रिक्ट है ना, सब में ये लागू था। संथाल परगना जो है उसके लिए एसपीटी एक्ट एक अलग से आता है, लेकिन इधर जो बाकी जो बच गए जिले 24 में से 6 को घटा के 18 जो जिले बच गए उसमें क्या है, सीएनटी एक्ट है। तो और टोटल 4 प्रमंडल में ये लागू है। अब ये सब टोटल जो इसके 19 चैप्टर हैं वो दिया हुआ है, और इस सारे चैप्टर को एक एक करके मैं बताऊंगी। तो अभी तो ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, तो अभी इस वीडियो में तो मैं ये नहीं बताऊंगी, बट नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी। मैं इस वीडियो में सिर्फ चैप्टर 1 बताऊंगी। चैप्टर 1 सेशन 1 टू 3 इसमें आता है, मतलब धारा 1 से लेकर 3 तक इसमें आता है। इसमें है क्या, इसमें है प्रारंभिक का विवरण। अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे, प्रारंभिक का विवरण को सिर्फ पढ़ेंगे, अदरवाइज ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गई हूँ, तो मैं अभी बता दे रही हूँ कि इसमें 2 अधिसूची है, इसमें 2 शेड्यूल है। पहला शेड्यूल क्या बोलता है कि छोटा नागपुर प्रमंडल में निराश्रित, मतलब जो इसमें अधिनियम एवं सूचनाएं हैं, छोटा नागपुर प्रमंडल में निशारित अधिनियम एवं सूचनाएं इसमें बताया गया। शेड्यूल 1 में बताया गया है कि छोटा नागपुर प्रमंडल में निराश्रित, निराश्रित का मतलब होता है समाप्त, अधिनियम और सूचनाएं। ओके, और शेड्यूल 2 में क्या है, अनुसूची 2 में क्या है, ऐसी अधिसूचनाएं जो जिला अथवा प्रमंडल सत्ता द्वारा पारित किया गया था वो इसमें है। अधिसूचनाएं जो जिला और प्रमंडल, डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन द्वारा पारित किया गया हो। ठीक है, अभी हम लोग चैप्टर 1 को अच्छे से समझते हैं। चैप्टर 1 धारा 1 क्या बोलता है, संक्षिप्त नाम तथा प्रसार। ये जो अधिनियम है उसका नाम सीएनटी है, मतलब छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है, वो इसका जो संक्षिप्त नाम है वही है धारा 1 में। और सेकंड बात क्या है कि ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, इसका प्रसार उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडलों में होगा, जिनमें वो क्षेत्र या उन क्षेत्रों के भाग शामिल होंगे जिनमें उड़ीसा
बिहार नगरपालिका अधिनियम 1992, बिहार उड़ीसा अधिनियम 7 1992 के अधीन कोई नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्र समिति गठित हो अथवा जो किसी छावनी के भीतर पड़ते हों। ठीक है, इसमें बताया गया है कि ये छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडलों में होगा, जिनमें वे क्षेत्र या उन क्षेत्रों के भाग शामिल होंगे जिनमें कि बिहार उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम 1992 लागू होगा। ओके, और इसके अधीन कोई नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्र समिति गठित हो अथवा जो किसी छावनी के भीतर पड़ते हो, वो सभी इस एक्ट के अंदर आएंगे। और जो धारा 2 है ना, वो रद्द कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो इसके अंदर भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। अनुसूची क में शामिल अधिनियम और अधिसूचनाओं को छोटा नागपुर प्रमंडल में रद्द किया जाता है। ठीक है, अनुसूची ख में शामिल अधिनियमों को धनबाद जिलों में तथा सिंहभूम के जिले के पदमदा, ईचागढ़ और चांडिल थानाओं से निराशित किया जाता है, मतलब वहां से एक्सपेल किया जाता है, रद्द किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है धारा 3। धारा 3 में परिभाषाएं दी गई हैं। इसमें बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बट अभी हम लोग सिर्फ 3 ही पढ़ेंगे, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कृषि वर्ग, वे वर्ग जो भू काश्तकारी से संबंधित है, कृषि वर्ग के रूप में परिभाषित किए जाते हैं। कृषि वर्ग किसको बोलते हैं? वैसे वर्ग जो भू काश्तकारी से संबंधित है, उसको कृषि वर्ग के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब कृषि वर्ष क्या होता है? इस अधिनियम के अनुसार कृषि वर्ष स्थानीय परंपराओं के अनुसार स्वीकार किया जाएगा। कृषि वर्ष स्थानीय परंपराओं के अनुसार स्वीकार किया जाएगा, लेकिन यदि भूस्वामी राज्य सरकार हो तो कृषि वर्ष कब से कब तक होगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा। ठीक है, उसके बाद मैं अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आए, अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई होंगी, तो इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक सब्सक्राइब कर देना। ओके।